प्यारे बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग PQRS। PQRS से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें पहचानना है। तो आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले तो फिगर के बारे में आप जानिए क्या बना है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट के 4 चैम्बर, ये क्या है, ऐसे आप जब खड़े होंगे तो ये है राइट, ये है लेफ्ट, ये है राइट और ये है लेफ्ट। इतनी बात समझ गए? देख रहे हैं राइट और लेफ्ट, ठीक। तो ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऊपर वाले को कहते हैं ऑरिकल या एट्रियम कहते हैं, तो नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे एक नली जुड़ी रहती है जिसका नाम है वेना कावा, और यहाँ से एक नली जाती है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से एक नली जाती है, लंग्स में जाती है प्यारे बच्चों। कहाँ जाती है? लंग्स में। और फिर लंग्स से एक दूसरी नली आती है, कहाँ? यहाँ पर आती है, लेफ्ट एट्रियम में। और फिर इसके बाद में यहाँ से जो आप लेफ्ट वेंट्रिकल देख रहे हैं, यहाँ से एक नली निकली होती है जिसको कहते हैं योर्टा। यहाँ से निकली होती है। तो एक बार कॉन्सेप्ट इसका समझ लीजिए। सबसे पहले ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहने का मतलब अशुद्ध रक्त। वेना कावा ये क्या है? वेन है, ध्यान दीजिएगा। वेना कावा क्या है? वेन है, अशुद्ध रक्त ला रही है। वेन और आर्टरीज का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आर्टरीज लाती है शुद्ध ब्लड और वेन ले जाती है अशुद्ध ब्लड। फिर से एक बार समझिए, आर्टरी कौन सा ब्लड ले जाती है? प्योर ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन रहता है। और वेन्स कौन सा ब्लड ले जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो आप कहेंगे रहता क्या है? CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब समझिए, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। जो नली किससे जुड़ी होती है? लंग्स से जुड़ी होती है, वहां पे उल्टा होता है। हमने जो भी बताया आपको कि आर्टरी प्योर ब्लड ले जाती है और वेन्स इम्प्योर ब्लड ले जाती है, लेकिन जो नली लंग्स से जुड़ी होती है उसका कॉन्सेप्ट उल्टा होता है। मतलब आर्टरी ले जाती है कौन सा ब्लड? अशुद्ध, डीऑक्सीजनेटेड, और वेन्स क्या ले जाता है? शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। आप कहेंगे सर पहचानेंगे कैसे? भैया इसके सामने या इसके पहले पल्मोनरी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? पल्मोनरी। मतलब हमने कहा कि आर्टरी ले जाती है शुद्ध ब्लड, लेकिन भैया पल्मोनरी आर्टरी नहीं। हमने कहा वेन्स ले जाता है अशुद्ध ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन्स नहीं। यहाँ पे उल्टा होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये हार्ट के बारे में बता रहे हैं। ये हार्ट है प्यारे बच्चों, और ये सिंबल किसका है पता है? आपने देखकर पहचाना होगा। अगर नहीं पहचानते तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिंबल है प्यारे बच्चों कैपिलरी का। ये सिंबल किसका है? कैपिलरी का सिंबल है। कैपिलरी वह स्थान होता है जहां पे आर्टरी और वेन आपस में जुड़ती हैं। ध्यान दीजिएगा। यह है प्यारे बच्चों कैपिलरी। अब ध्यान दीजिएगा, हम सपोज कर लेते हैं ये क्या है? प्योर ब्लड ला रही है, ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, प्योर ब्लड ले जा रही है। और यहाँ पर जब पहुँचेगी तो यहीं पर ये अपना ऑक्सीजन किसको दे देगी? सेल को दे देगी। CO2 उधर से आएगा, इधर से ऑक्सीजन जाएगा और उधर से CO2 आएगा। तो जब CO2 आएगा तो आगे जाके जहाँ मिलेगा ये क्या होगा? वेन होगा। ये बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? कैपिलरी कहते हैं। समझ पा रहे हैं?
ये हो गया आर्टरी और ये हो गया वेन। ये ले जाकर सेल को अपना O2 दे दिया और उधर से जो है इसका इधर वाला पार्ट CO2 रिसीव कर रहा है और ले जाकर कहाँ छोड़ रहा है, वेन में छोड़ रहा है। और ये बीच वाला पार्ट क्या है, कैपिलरी है, जहाँ पे आर्टरी और वेन आपस में मिलते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कौन सी कैपिलरी, कौन सा वेन और आर्टरी मिल रहा है? तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, सब एक एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको। जो बच्चा आज तक पढ़ा ही नहीं है उसको भी समझ में अच्छे से आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए लंग्स के बारे में बताया गया है। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये लंग्स है और ये कैपिलरी है। ध्यान दीजिएगा, ये कैपिलरी है लेकिन किसकी कैपिलरी? लंग्स की कैपिलरी। और ये भी कैपिलरी है लेकिन बॉडी की कैपिलरी है ये, मतलब अदर जगह की, अदर का मतलब लंग्स के अलावा जो बॉडी में अदर कैपिलरी हैं उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो ये वाली नली है मतलब बॉडी से इम्प्योर ब्लड को ले जा रही है। तो ये है वेना कावा वेन। अभी हमने बताया ना यहाँ पे कि एक वेन है जो कि शरीर से इम्प्योर ब्लड को लाकर कहाँ गिराती है, राइट एट्रियम में गिराती है। तो ये वाली नली यहाँ पे है, ठीक। ये ले जाकर हार्ट में ब्लड को गिराई और गिराने के बाद ब्लड कहाँ पहुँचा, यहाँ पे वाल लगा होता है और वाल के जरिए कहाँ पहुँचा, राइट वेंट्रिकल में पहुँचा। और राइट वेंट्रिकल के बाद ये निकल के ये जा रहा है। तो ये जा रहा कहाँ मिल रहा है, लंग्स में मिल रहा है। तो लंग्स में ले जा रहा है कौन सा ब्लड, अशुद्ध ब्लड। हमने बताया अशुद्ध ब्लड जो लंग्स में ले जाता है तो वो आर्टरी होगा, मतलब अशुद्ध तो ज़्यादातर वेन्ड होते हैं लेकिन यहाँ पे आर्टरी होगा। और इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी नाम है प्यारे बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी। ये वाली नली कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी है। लंग्स में ले गई और लंग्स से फिर घूम के आ रहा है, एक नली और आ रही है। अच्छा ये कौन सी ब्लड ले आ रही है, प्योर ब्लड, लेकिन पल्मोनरी लगा है तो चूंकि उल्टा होगा, इसका नाम है पल्मोनरी वेन। इसका क्या नाम है प्यारे बच्चों, पल्मोनरी वेन नाम है इसका। और लाकर कहाँ गिरा रही है, हार्ट में। और हार्ट में जब गिराई तो यहाँ भी वाल लगा होता है, फिर वाल से यहाँ नीचे आया ब्लड और ब्लड यहाँ से आने के बाद ये वाली नली जो है ये योर्टा है। योर्टा के माध्यम से फिर से कहाँ चली गई, बॉडी में। तो मतलब ये वाली नली क्या है, योर्टा है। तो एक बार पूरी कहानी फिर से समझ लीजिए। ये टॉपिक जिससे रिलेटेड है उसका नाम है डबल सर्कुलेशन। और मैं इसका एकदम डबल सर्कुलेशन का पूरा सेपरेट वीडियो मैं बेहतरीन तरीके से आपके सामने लेकर आऊँगा, जिससे कमज़ोर बच्चा जो कभी नहीं पढ़ा बायोलॉजी, जो बायोलॉजी से नफरत करता है, उसको भी क्या हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, आसान तरीके से समझा दूंगा भैया। बस धैर्य रखिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक चीज़ और भैया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन पहुँचे वो आपको मिले, जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँचे। अब इसके बाद में अब आते हैं यहाँ पर, कह रहा क्यू रिप्रेजेंट पल्मोनरी आर्टरी। क्यू कहाँ है भैया, ये है। और अभी हमने बताया ये है क्या, पल्मोनरी वेन है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। फिर कह रहा पी रिप्रेजेंट पल्मोनरी वेन। पी कहाँ है प्यारे बच्चों, ये है। ये वेन नहीं है बल्कि पल्मोनरी आर्टरी है ये। तो ये ऑप्शन भी गलत। कह रहा एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन आर एंड। आर कहाँ है, ये है, मतलब लंग्स की जो कैपिलरी है वहाँ पे। तो वहाँ होता ही, तो इतनी बात तो सही है भाई। जो गैस का एक्सचेंज होता है, O2 ब्लड में मिलता, CO2 बाहर होता है, वो कहाँ होता है प्यारे बच्चों, लंग्स में होता है, मतलब जहाँ आर है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बैक थ्रू एओर्टा। और एओर्टा के माध्यम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे शरीर में दौड़ता है। तो खैर ये बात ये क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड सब्सटेंसेज टेक्स प्लेस इन यस। यस कहाँ है प्यारे बच्चों, ये है बॉडी में। तो भैया बॉडी में थोड़ो एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस होता है, वो तो लंग्स में होता है। तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। तो कहने का मतलब इसमें सही क्या है, इन चारों ऑप्शन में सही है ऑप्शन सी। एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ होता है, ब्लड में CO2 O2 का मिलना, ब्लड में ऑक्सीजन का मिलना और
कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना कहाँ संपन्न होता है? लंग्स में संपन्न होता है। तो इस वजह से ऑप्शन क्या है? सी सही है। अगर आपने ये हर्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाया होगा, समझ में कम आया होगा, तो घबराइए ना, मैं इसका भी सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा और डबल सर्कुलेशन का भी। तो ये रहा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। सबके समझ में आ गया है? चलिए बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये है तो वैसे दमदार क्वेश्चन, लेकिन अभी मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं। 2 पी प्लांट्स, मतलब मटर का जो पौधा है, 2 मटर का पौधा इन्होंने लिया। इसमें से एक का जो सीड है वो क्या है? ग्रीन है, और दूसरे का ग्रीन और राउंड है। ध्यान दीजिएगा, ये आर से राउंड बता रहा है और वाई से क्या बता रहा है? ग्रीन। और जो दूसरा है वो रिंकल्ड येलो है, तो स्मॉल आर क्या बता रहा है? रिंकल्ड, और कैपिटल वाई क्या बता रहा है? येलो। अब आपने डोमिनेंट और रेसेसिव तो पढ़ा ही होगा, तो यहाँ पे जो कैपिटल है वो डोमिनेंट है और जो स्मॉल है वो रेसेसिव है। अब ध्यान से देखिए, ये कह रहा है जब इसका फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जब इसको क्रॉस कराया जाता है और पहली जनरेशन की जब फसल होती है F1, पहली जनरेशन जब होती है दोनों को क्रॉस करने के बाद में, तो उसका जो शेप है वो क्या है? राउंड येलो। राउंड येलो कहने का मतलब राउंड ये है, येलो ये है, दोनों मिल जाते हैं। तो वैसे भी जब दोनों मिल रहे हैं तो राउंड येलो तो होना स्वाभाविक है। अब आगे कह रहा है ये कि व्हेन F1 प्लांट आर सेल्फ, मतलब ये जब F1 जो है ये अपने आप, मतलब अपने जैसे सेम कैरेक्टरिस्टिक के पौधे से क्या होता है? क्या करता है? हाइब्रिडाइजेशन करता है। और F2 प्रोजनी बिल है, तो क्या बनता है? F2 बनता है। भाई F1 के आगे का जनरेशन क्या होगा? F2 होगा। तो ये कह रहा है बिल हैव न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स, तो ये नया कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन रखता है जो कि पहले नहीं था। ध्यान दीजिएगा, नए कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन रखता है जो कि पहले से अलग है। तो इसमें से आपको बस यही पहचानना है कौन सा पहले से अलग है। ध्यान दीजिएगा, तो आप देखिए ग्रीन, राउंड ग्रीन है, मतलब राउंड ग्रीन इसके पास है, और रिंकल्ड येलो है, रिंकल्ड येलो है। बस नया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आया है ये आप जान लीजिए। राउंड येलो नया आया है, ये इसकी बात नहीं कर रहा है, F1 की बात नहीं कर रहा है, ये पेरेंट मेन जो है इसकी बात कर रहा है। तो ये दोनों तो पेरेंट के ही थे, लेकिन ये जो है ये नया आया है, मतलब इसमें 2 ऑप्शन है। तो इसमें क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये दोनों जो है नए आए हैं। राउंड येलो कहाँ एंट्री मारा है? राउंड येलो F1 में एंट्री मारा है, और रिंकल्ड ग्रीन जो है F2 में एंट्री मारा है। मतलब यही दोनों कैरेक्टर जो है, अब ये आगे भी जाता जाएगा, भले ही रेशियो कम ज़्यादा हो, लेकिन आगे के जनरेशन में भी इसके प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी जो नया इसके पास कैरेक्टर आया है। तो कौन कौन सा है? पहला है और चौथा है। तो पहला चौथा किस में प्यारे बच्चों? ए में है, ठीक है ना? तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। तो ये रहा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्यारे बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये किस कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। और ये मान लेते हैं इसका क्या है? फोकस है, F1 है, और ये क्या है? F2 है, और ये क्या है प्यारे बच्चों? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
और ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतनी बात सबके समझ में आ गई। और ये है ऑप्टिकल सेंटर, मतलब बिना क्वेश्चन पढ़े इतना हमने जो कॉन्वेक्स लेंस का कॉन्सेप्ट है इतना बना के हम बैठ गए। कह रहा जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो आप देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जा रहा है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। मतलब ये इतने ही दूरी पर, ये C है तो यहाँ C' ले लीजिए, तो यहीं पर बनेगा। लेकिन ये क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। सेम साइज का होगा लेकिन उल्टा होगा। तो कह रहे हैं इसका जो m होगा -1 होगा, इसका साइज माइनस में, उसका साइज प्लस में। तो दोनों एग्जैक्ट हैं, एक +x एक -x, तो आंसर क्या आएगा -1। तो खैर बात इनकी सही है। कह रहा है ए स्टूडेंट obtains a blurred image of a distant object on the a screen using a convex lens। कह रहा कोई स्टूडेंट जो है एक स्क्रीन है उस पर जो है इमेज बना रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट, पहले तो ये जानिए ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। और इसका जो इमेज बन रहा है, इमेज बनाना है क्या, डिस्टिंक्ट इमेज बनाना है ऑन द स्क्रीन। तो ही शुड मूव द लेंस, उसे लेंस को कहाँ मूव कराना है, मतलब ऑब्जेक्ट को बहुत ही छोटा बनाना है तो उसको लेंस कहाँ रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों तो आप ये जानिए इसमें संभावना मतलब कुछ भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है किस पर, कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है। ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से हमें लेंस को आगे पीछे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे एग्जैक्ट हम कुछ नहीं बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते हैं एग्जैक्ट, और ये भी नहीं बता सकते हैं कि उसे दूर जाना पड़ेगा कि पास आना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी हमने कहा कुछ भी हो सकता है पोजीशन के हिसाब से। तो एक ऑप्शन इन्होंने दिया है आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्क्रीन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इसी में संभावना दिया गया है। यही करेक्ट है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट का पोजीशन एग्जैक्ट नहीं बता रहा है। ये आगे करें टू ए पोजीशन वेरी फार अवे फ्रॉम द स्क्रीन, तो वही हमने कहा कि हम एग्जैक्ट कुछ नहीं बता सकते हैं। तो ये भी क्या है प्यारे बच्चों, गलत है। तो सही क्या है, ऑप्शन नंबर C सही है। इसी में संभावनाओं के बारे में दिया गया है, तो यही करेक्ट है। तो ये रहा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद में आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब यहाँ पे 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हैं और इसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ है। तो P क्या दे रहा है, C3H8। तो आप हमें बताइए कार्बन कितना है प्यारे बच्चों, 3 है। 3 का दुगना आप करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 8 में मतलब 6 में क्या जोड़ा गया है कि 8 आया है, 2 जोड़ा गया है। मतलब ये किसका फार्मूला निकल रहा है प्यारे बच्चों, ये फार्मूला निकल रहा है एल्केन का। अब आप कहेंगे सर कैसे, क्योंकि एल्केन का ही फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, दोने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, और यह है क्या, एल्केन है। तो ये किसका फार्मूला, एल्केन का है। अब यहाँ देखिए C5H10, मतलब जितना कार्बन है उसका दूना हाइड्रोजन है। तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, CnH2n, मतलब कार्बन से दूना हाइड्रोजन है। और ये किसका फार्मूला प्यारे बच्चों, एल्कीन का है। ये आपने पढ़ा होगा। और इसके बाद तीसरा कह रहा है C4H6, मतलब 4 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो 4 दूनी 8 होता है, मतलब 4 2 जा 8, और ये क्या है, 2 कम है। 8 से 6 क्या है, 2 कम है। कहने का मतलब CnH2n-2, और ये किसका फार्मूला प्यारे बच्चों, एल्काइन का है। ये फार्मूला है एल्काइन का। एक एल्केन है, दूसरा एल्कीन है, तीसरा एल्काइन है। तो आप इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं कि P और Q दोनों डिफर हैं CH2 यूनिट से। तो पहले तो आप ये जानिए CH2 यूनिट से कौन डिफर होता है, होमोलॉगस सीरीज का मेंबर डिफर होता है। तो जब इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया
तो ये दोनों होमोलॉगस सीरीज कैसे बने? क्योंकि होमोलॉगस सीरीज का जो फार्मूला होता है वो सेम होता है, जबकि इनका फार्मूला अलग है। तो कहने का मतलब ये गलत है। फिर इसके बाद ऑल हैव डिफरेंट जनरल फार्मूला। तो भैया जब तीनों अलग अलग हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो अलग होगा ही। तो ये बात इन्होंने सही कहा है। फिर कह रहे हैं क्यू इज एन एल्कीन। क्यू कहाँ है? ये है। तो क्यू क्या है? एल्कीन है। तो बात इनकी खैर ये भी सही है। और इसके बाद कह रहे हैं पी इज एन एल्केन। पी जो है एल्केन है, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है, ध्यान से समझिएगा। तो जब ये तीनों बातें सही हैं, ये गलत है, तो इसी को पहचानना, मतलब इसको ही टिक लगाना है आपको। तो हम ये क्या आपको बता रहे थे, क्या इन्होंने सही कहा क्या गलत कहा, ये कह रहे थे। तो इसमें आपको क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। तो गलत यही है प्यारे बच्चों। तो इसीलिए ऑप्शन सही क्या है, यही सही है। ये ऐसे ऑप्शन में आप ये जरूर देख लिया करिए दिया क्या है, इनकरेक्ट पहचानने के लिए करेक्ट। ये तीनों सही हैं, जबकि एक क्या है, गलत है। यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये रहा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक तरफ से प्यारे बच्चों चाहे जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, सब मैं सॉल्व करा रहा हूं आसान तरीके से। आप हमारे साथ बस बने रहिए। तो इसमें देखिए कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले तो आप हमें बताइए सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है। कुछ बच्चे देखिए, मैं यहाँ पर टॉपर को पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। तो एकदम अगर आपको नहीं आता है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। देखिए सोडियम ऑक्साइड ये इकट्ठा दिए हैं, मैं कहता हूँ अलग अलग याद करिए। सोडियम का फार्मूला ये है और ऑक्साइड का ये है। अब आप कहेंगे सर आपने ये कैसे लिख दिया, ये भी मैं बता रहा हूँ। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 11, तो मतलब इसका एटॉमिक नंबर 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। और इसका होता है कितना, 8 होता है, और इसका है 26। तो आप हमें बताइए लास्ट सेल में 8 पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब लेगा तो 2 माइनस लगेगा, और ये 8 पूरा करने के लिए क्या करेगा, 1 देगा तो 1 प्लस लगेगा। इतनी बात समझ गए कि नहीं? तो ये है प्यारे बच्चों सोडियम और ये है ऑक्साइड। इन दोनों को दीजिए मिला। अब मिलाने का एक रूल है। रूल ये है कि दोनों का चार्ज बराबर होना चाहिए। बराबर ये नहीं कि इसके पास भी प्लस है तो इसके पास भी प्लस रहे, मतलब संख्या बराबर होनी चाहिए दोनों का नंबर। यहाँ पर 1 प्लस है, यहाँ पे 2 माइनस है। तो दोनों कैसे भैया, दोनों का विवाह तब तक नहीं होगा जब तक दोनों सिमिलर, जैसे कहा जाता है ना बराबरी में शादी विवाह बराबरी में होता है। तो पहले इनको बराबर करिए तब इनका विवाह कराइए। तो इसके पास 2 माइनस है तो इसके पास 2 प्लस भी करना है। अब कुछ बुड़बक क्या करेंगे, कहेंगे सर 2 प्लस करना मुश्किल थोड़ो है, यहाँ पे 2 प्लस लगा दिए। अरे ये गलत है। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो भैया सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ो निकालेगा, ये आपके अनुसार नहीं चलेगा, अपने अनुसार चलेगा। तो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। मैं कहने का मतलब अगर 2 प्लस यहाँ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, Na को डबल करना पड़ेगा। तो ये हो गया Na2 और O को इकट्ठा कर दीजिए। तो अब इस फार्मूले में आप देख रहे हैं कि 2 Na पर 2 प्लस और 1 ऑक्सीजन पर 2 माइनस, तो चार्ज हो गया बराबर, कंपाउंड बन गया। बोल दीजिए बाके बिहारी लाल की जय। तो यहाँ देखिए बस आपको यही पहचानना है कि कौन सा ऐसा अरेंजमेंट है। देखिए ये सब भड़काने के लिए दिया है, ये सब आपका दिमाग हैंग करने के लिए दिया है कि जो बच्चा ना पढ़ा हो ढंग से तो देख कर डर जाए, लेकिन आपको डरना नहीं है। अभी देखिए बिना इन सब के अरेंजमेंट के ही मैं आपको सही ऑप्शन बता दूंगा। यहाँ पे 1 सोडियम 1 ऑक्सीजन दिए हैं, ये सब देखिए ही मत। 1 सोडियम 1 ऑक्सीजन, लेकिन अभी हमने क्या बताया, 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे 2 सोडियम है, 2 Na प्लस है और 1 ऑक्सीजन है जिस पर 2 माइनस है। तो भैया बात तो सही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 सोडियम 1 ऑक्सीजन, तो इसी तरह कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें कोवैलेंट बांड दिखा रहे हैं। तो कोवैलेंट बांड तो होगा नहीं, आयनिक बांड होगा, ये गलत हो गया।
यहाँ पे कह रहे हैं 2 सोडियम एक ऑक्सीजन, मतलब है तो इसी तरह, लेकिन ये कोवैलेंट दिखा रहे हैं, कोवैलेंट नहीं होगा, आयनिक होगा, इसलिए क्योंकि एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल, तो आयनिक बॉन्ड और साथ ही साथ 2 सोडियम एक ऑक्सीजन इसी में दिख रहा है, तो यही ऑप्शन आपका क्या है प्यारे बच्चों, सही है। यहाँ भी 2 सोडियम एक ऑक्सीजन है, लेकिन ये कोवैलेंट दिखा रहे हैं। सोडियम कोवैलेंट थोड़ा बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, लेकिन ये सोडियम के साथ नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, सही बी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें पूछ रहे हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब जहां पे लाइट की रेज एयर से ग्लास में एंट्री कर रही है, और आगे कह भी रहे हैं एट द पॉइंट ओ। पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये है वो ये है, और इधर से एयर की मतलब लाइट की रेज जा रही है, ये मीडियम एयर है और ये ग्लास है। तो आप हमें बताइए कि कौन सी घटना हो रही है, एयर से ग्लास में जब लाइट की रेज जाती है कौन सी घटना होती है, रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन, ये होती है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन, दोनों का कॉन्सेप्ट कुछ चीज़ें सेम है, बता रहा हूँ क्या सेम है। ये हो गया प्यारे बच्चों सरफेस, कौन सा सरफेस, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना, और ये रेज जा रही है। तो प्यारे बच्चों आप हमें बताइए, ये जो सरफेस है ये रेज इससे कितना एंगल बना रही है। आप कहेंगे सर 90। कहने का मतलब ये आप समझिए, ये कोई लाइट की रेज आई, अभी यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा, ये लाइट की रेज आई तो ये पॉइंट हो गया आपका, कौन सा पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पर प्यारे बच्चों एक नॉर्मल खींचना है। नॉर्मल का हिंदी में अभिलंब कहते हैं, जो 90 डिग्री पर होता है, किससे, सरफेस से 90 डिग्री पर होता है। और ये आने के बाद ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी, थोड़ी सी झुक जाएगी। ये एंगल है कौन सा, आई, और ये एंगल कौन सा है, आर है। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो आई और आर, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल कहाँ से देखा जा रहा है, सरफेस से थोड़ा देखा जा रहा है, नॉर्मल से देखा जा रहा है। तो आप हमें ये बताइए, लाइट की रेज आके यहाँ गिरी और ये सरफेस है, तो इसका नॉर्मल जब खींचेंगे तो कहाँ जाएगा, तो नॉर्मल प्यारे बच्चों ये जाएगा, यहाँ पर दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इस कलर से। नॉर्मल प्यारे बच्चों ये है नॉर्मल, और लाइट की रेज भी इसी तरफ से जा रही है। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से मेजर करना, नॉर्मल से। ध्यान से देखिए, नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे पर ही ओवरलैप है। आप मैथ में पढ़े होंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर 2 रेज पैरेलल इस तरह होती हैं या इस तरह होती हैं, इसी पर दोनों चढ़ी हैं, तब यहाँ पे एंगल कौन सा होता है, 0 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, 0 डिग्री होगा। नॉर्मल भी यही है और रेज भी इसी से जा रही है। कहने का मतलब ये रेज इधर से ना जाकर इसी नॉर्मल से अगर आके गिरने लगे तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ पे बनेगा 0 डिग्री। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 0 डिग्री इज करेक्ट। अब इसके बाद आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन पे। तेरह नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं, Which of the following statements are true about the endocrine gland? इंडोक्राइन ग्लैंड आप जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं।
जो ग्लैंड होती हैं, ग्लैंड क्या होती हैं, कुछ ना कुछ निकालती हैं, कुछ ना कुछ सिक्रीट करती हैं। तो बॉडी की वो पार्ट जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करती हैं, निकालती हैं, उनको कहते हैं ग्लैंड। ग्लैंड कितने टाइप का होता है? ग्लैंड 3 टाइप का होता है। पहले का नाम है इंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरे का नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड, तीसरे का नाम है मिक्स्ड ग्लैंड। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको, जो ग्लैंड होती है ये 3 टाइप की होती है। एक होती है इंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है ये डक्टलेस होती है, मतलब इसमें नली नहीं होती है। तो आप कहेंगे नली नहीं होती है तो ये अपना सिक्रेशन कहाँ गिराती है? तो ये गिराती है भैया ब्लड में। इसमें नली नहीं होती है, डक्ट नहीं होता है, ये डक्टलेस होती है, डक्ट नहीं होता। और इसमें डक्ट होता है, ये क्या सीक्रेट करती है? एंजाइम वगैरह निकालती है, जिसको आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा। और मिक्स्ड ग्लैंड में आता है पैनक्रियाज, ये हार्मोन भी निकालता है, एंजाइम भी निकालता है। तो खैर यहाँ पे बात हो रही है इंडोक्राइन ग्लैंड की, तो इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है। और ये पहले ऑप्शन में क्या कह रहे हैं? दे आर डक्टलेस ग्लैंड। तो भैया बात तो सही कह रहे हैं, ये मतलब ये बात इनकी सही है। फिर इसके बाद में कह रहे हैं दे रिलीज देयर हार्मोन इनटू डक्ट। भैया जब डक्टलेस, आपने पहले ही बता दिया डक्टलेस होती हैं ये, तो फिर अपना डक्ट में कहाँ गिराएंगे सिक्रेशन? तो ये बात इनकी हो गई गलत। फिर अगला कह रहे हैं दे प्रोड्यूस्ड केमिकल मैसेंजर कॉल्ड हार्मोन। तो भैया बात बिल्कुल सही है, ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये हार्मोन निकालता है, जिसको क्या कहा जाता है? केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। तो ये बात भी एकदम करेक्ट है। फिर आगे करें दे रिलीज देयर हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो भैया जब डक्ट होता ही नहीं है तो अपना ये सिक्रेशन कहाँ गिराएंगे? ब्लड में गिराएंगे, ब्लड स्ट्रीम में। तो ये बात भी इनकी सही है। तो देखिए पहला, तीसरा और चौथी बात इनकी सही है। तो ये कहाँ है? पहला, तीसरा, चौथा कहाँ है? ये है पहला, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। इतनी बात सबके समझ में आ गई नहीं? तो ये भैया आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। इसमें कह रहा है द इमेज सोज ए बर्ड डेवलपिंग ऑन ए हाइड्रा। कह रहा है ये हाइड्रा का कोई प्लांट है और ये पेरेंट हाइड्रा है और इससे एक नया हाइड्रा बन रहा है। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें ये बता रहा है। हाउ डज, ये कह रहा हाउ डज द बर्ड डेवलप इन द हाइड्रा। मतलब ये जो बर्ड का मतलब होता है उभार, जो उभार डेवलप है ये कैसे डेवलप होता है, इसके बारे में सही ऑप्शन चुनना है। क्या चुनना है प्यारे बच्चों? सही ऑप्शन। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दे रहे हैं बर्ड डेवलप्स ड्यू टू रिपीटेटिव सेल डिवीजन एट ए स्पेसिफिक साइट। तो पहले, सबसे पहले इसका मतलब आप समझ लीजिए। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि उसने कुछ खा लिया स्पेशल चीज़, टॉनिक पी लिया, कम्प्लान पी लिया और रातों रात बड़ा हो गया। बहुत समय लगता है ना। अच्छा, समय क्यों लगता है बड़ा होने में? क्योंकि बॉडी में कुछ रिएक्शंस चलते हैं, कुछ प्रोसेस चलते हैं, तब जाके कोई चीज़ डेवलप होता है। अब आप पूछेंगे कौन सा प्रोसेस चलता है? तो सेल डिवीजन चलता है। आप पढ़े भी होंगे 9th क्लास में कि सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, मियोसिस और माइटोसिस। एक जो है सेम डीएनए कॉपी करता है, मतलब जितने क्रोमोसोम होते हैं सेम कॉपी करता है, और एक आधा। एक को हिंदी में समसूत्री विभाजन कहते हैं, एक को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन से सेक्स गैमेट बनते हैं, और जब समसूत्री विभाजन होता है, सेम क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होता है पेरेंट सेल से डॉटर सेल में, मतलब सेम डीएनए कॉपी होता है, तब क्या होता है? ये ग्रोथ होता है। तो कहने का मतलब इन्होंने जो लिखा है कि सेल डिवीजन
और रिपिटेटिव सेल डिवीजन मतलब एक सेल पेरेंट सेल से डॉटर सेल बना, फिर वो डॉटर सेल टूट के अलग हुआ। ऐसे समझ लीजिए ये पेरेंट सेल है, इससे टूटकर डॉटर सेल बना और फिर इससे टूटकर बना, ऐसे ही बढ़ता चला गया। तो कहने का मतलब इनकी बात सही है। ये जो बड बना है ये देखिए हल्का सा उभार आया, फिर और आया, फिर और आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिपिटेटिव सेल डिवीजन से बना है एट ए स्पेसिफिक साइट। स्पेसिफिक साइट का मतलब कि उभार केवल यहीं क्यों आ रहा है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर जगह आएगा, कहीं ना कहीं स्पेशल जगह आएगा। फिर इसके बाद में अगला कह रहे हैं बड डेवलप्स ड्यू टू सेपरेशन ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ हाइड्रा। तो ये तो टूटकर अलग हो रहा है, लेकिन अलग होने के बाद थोड़ा डेवलप हो रहा है। इनका कहने का मतलब है डेवलप जो हो रहा है ये सेपरेशन की वजह से डेवलप हो रहा नहीं, सेपरेशन तो डेवलप होने के बाद हुआ है ना, तो ये कहना इनका गलत है। फिर इसके बाद कह रहे हैं बट डेवलप्स ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ अनदर हाइड्रा। तो भैया ये तो एक ही हाइड्रा है, अनदर हाइड्रा कहाँ से आ गया, वो बात अलग है, टूट कर अलग हो गया है, लेकिन अटैचमेंट थोड़ा हो रहा है किसी का, ये गलत है। फिर चौथा कह रहे हैं बट डेवलप्स ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंट कंडीशन। तो भैया इन्वायरमेंट कंडीशन मानते हैं चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे जो है अगर एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ना, तो जब ये सही है तो ये कहाँ सही होगा, इन्वायरमेंट कंडीशन का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या ऑप्शन सही है, पहला बट डेवलप्स ड्यू टू रिपीटेटिव सेल डिवीजन एट ए स्पेसिफिक साइट, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा उभार आया और हुआ और उभार आया और हुआ, ये पूरा हाइड्रा बन गया, फिर यहाँ से टूट के अलग हो गया, 2 हाइड्रा जनरेट हो गए। और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन चैप्टर में बढ़िया से है। और घबराइए ना, ऐसे बच्चे जो कमज़ोर हैं जिनके समझ में कम आया है तो आप घबराइए ना। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये अलग, सेक्सुअल को अलग, और जो एसेक्सुअल में 6 पार्ट हैं, फिजन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन और बडिंग, ये सब जो है अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा और अच्छे से आपको समझाऊँगा, टॉपर आपको बनाऊँगा भैया। तो चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका ध्यान किधर है, अगला क्वेश्चन इधर है। अब इसमें कह रहा प्यारे बच्चों पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन आर गिवन इन द टेबल। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए पूछ क्या रहा है, अरेंज दिस सॉल्यूशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। अभी एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, सारा का सारा माजरा आपको समझ में आ जाएगा। आप हमें बताइए पीएच का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है प्यारे बच्चों, log 1/H+ कंसंट्रेशन, ये आपने पढ़ा है। हो सकता है कुछ बच्चे ये सोचें कि सर हमने ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ा है pH = log H+। डेफिनेशन भी यही होता है, निगेटिव ऑफ द लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये लॉग का रूल है। जब इसको पलट देंगे तो ये माइनस, मतलब एक माइनस और निकल के आएगा, ये माइनस तो लगा। यहाँ पे पीएच का लिख लेते हैं और इसके बाद में भी H+ का लिख लेंगे। तो पीएच का एक बार देख लीजिए, पीएच का सबसे कम किसका है, सबसे कम P का है, और फिर इससे ज़्यादा किसका है, R का है, और फिर इससे ज़्यादा किसका है, S का है, और फिर इससे ज़्यादा किसका है, Q का है। ये तो हो गया किसका ऑर्डर, पीएच का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब अगर H+ को लगाएंगे तो H+ का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, तो हमें इसको पलट के लिखना है, तब जाके हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा H+ का। तो इसको पलट के लिख दीजिए, कहने का मतलब Q हो गया, फिर S हो गया, फिर R हो गया, फिर P हो गया। तो आप चारों ऑप्शन में देखिए किस में मैच खा रहा है, QSRP, QSRP मतलब ये ऑप्शन सही है। अब इसके बाद आ रहे हैं प्यारे बच्चों कहाँ, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि डिफरेंट ऑर्गन
ऑफ ह्यूमन आई आर लेबल्ड एज ए टू एफ, ए से एफ में दिया गया है, समझ पा रहे हैं। और इसके आगे का पार्ट जो है नेक्स्ट पेज पर है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों कि जब लाइट रेज इंटर करेगी आई में तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कहाँ होगा। तो आप ये जान लीजिए मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कहाँ होता है प्यारे बच्चों, आउटर सरफेस ऑफ कार्निया। जब आप पढ़ेंगे आँख वाला चैप्टर ह्यूमन आई का तो वहाँ पे बताया जाता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी वीडियो मतलब जितने टॉपिक हैं सब का वीडियो मैं लेकर आऊँगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी। तो प्यारे बच्चों कहाँ होता है, आउटर सरफेस ऑफ कार्निया। तो आप हमें बताइए आउटर सरफेस ऑफ कार्निया है कहाँ। आउटर सरफेस ऑफ कार्निया मतलब ये पार्ट कौन सा प्यारे बच्चों, ये पार्ट है एफ, ये एफ पार्ट है। तो ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन सही होगा एफ। तो देखिए एफ कहाँ है, ये है आउटर सरफेस ऑफ एफ, तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। इसके बाद प्यारे बच्चों ये देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहे हैं असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन वाले रीजन क्वेश्चन से आप कंफ्यूज ना होइए, ये बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगता है। तो एक बार आप समझिए। तो इसको पहले ये कह रहे हैं द प्लेनेट ट्विंकल व्हाइल द स्टार डू नॉट, ये तो उल्टा बता दिए भाई। कौन रात में टिमटिमाता है, कौन चमकता है, स्टार चमकते हैं ना, तो ये उल्टा बता दिए, मतलब इसको इन्होंने गलत कह दिया। अच्छा अगर मैं आपसे कहता कि स्टार टिमटिमाते हैं प्लेनेट नहीं टिमटिमाते हैं, इसका क्या रीजन है, तो आप हमसे कहेंगे कि सर प्लेनेट क्लोज होते हैं, स्टार दूर होते हैं। तो जब दूर होते हैं तो इसी वजह से एटमॉस्फेरिक मतलब ये कई परतों में रिफ्रैक्शन होता है और हमें टिमटिमाते हुए नजर आता है। ये हेडिंग पढ़ता है जब फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ाया जाता है, मैं इसको अच्छे समझाता भी हूँ। एटमॉस्फेयर में जो एयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं तो उनकी वजह से ये रिफ्रैक्शन कई स्तर पे होता आता है और हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं क्योंकि दूर होते हैं। तो खैर ये बात तो सही है। अगर ये ऐसा होता कि प्लेनेट नहीं टिमटिमाते हैं, स्टार टिमटिमाते हैं और इसका रीजन होता कि द प्लेनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ देन द स्टार्स, तो ये बात सही होती, लेकिन इन्होंने उल्टा बता दिया। तो खैर ये बात सही है। तो आप हमें बताइए ए गलत आर सही किसमें है, ए गलत आर सही इसमें है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलिए, और इस पे जाने से पहले इसको कर देते हैं इरेज, ठीक। तो अगले क्वेश्चन पर चलिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, इन ह्यूमन बींग्स द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज लार्जली जनरली डिटरमाइंड। आदमी में मतलब ह्यूमन बींग्स में जो उसका स्त्री है कि पुरुष, इसको बताना जो है कह रहे हैं कि बहुत आसान है, मतलब इसको जाना जा सकता है। लेकिन स्नेल्स में, सांप में सेक्स इज नॉट जनरली डिटरमाइंड। तो देखिए ये क्या हो सकता है। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि असर्शन में तो आदमी के बारे में दे रहे हैं, किसके बारे में, आदमी के बारे में, और रीजन में सांप के बारे में देने लगे। भैया कहाँ आदमी कहाँ सांप। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात तो इन्होंने सही कहा है, लेकिन अब ये इससे अटैच थोड़ो है, तो ये बात जो है ये गलत कह दिया इन्होंने। तो यहाँ पे क्या होगा। अच्छा एक मिनट और रुक जाइए, एक चीज़ आप ये सोचिए पहले, ये गलत किसके रिस्पेक्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में। मतलब ये बात सही कह रहे हैं, सांपों में पहचानना मुश्किल है, लेकिन बात ये भी सही है, मगर इन दोनों का क्या कोई रिलेशन है, नहीं है ना। तो ऑप्शन ये सही होगा प्यारे बच्चों। देखिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ही है, ये वाला सही होगा, क्योंकि बात दोनों सही कह रहे हैं, लेकिन अब इस वाले का रीजन मतलब आदमी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसका रीजन आप सांप से उठा के देंगे, गलत है ये। तो ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। आ जाइए इसमें
अमीबा always produces 2 daughter अमीबा जब टूटता है तो 2 डाटर बनाता है, जबकि प्लाज्मोडियम टूटता है तो मेनी डाटर बनाता है। इसका कारण ये है, ये बाइनरी फिजन करता है और ये मल्टीपल फिजन करता है। आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा फिजन में, तो कौन सा सही है देखिए, क्योंकि अमीबा बाइनरी फिजन करता है, प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करता है, तो ऑप्शन कौन सा, मतलब ये रीजन दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, तो दोनों सही भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब इसके बाद आ जाइए 20 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो देख लेते हैं, यह है नेचुरल गैस प्यारे बच्चों, मेथेन रहता है इसमें ज़्यादातर, और इसका जब कंबसन होता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है, और क्या निकलता है, हीट निकलता है और लाइट निकलता है, क्योंकि ये ईंधन का काम करते हैं, ये आप जानते ही हैं। CNG भी यही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आप देख रहे हैं, अच्छा देखते हैं, मेथेन गैस कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप हमें ये बताइए कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन तो है नहीं, क्योंकि हीट निकल रहा है, तो ये है एक्सोथर्मिक, लेकिन इन्होंने क्या दिया, एंडोथर्मिक। तो ये टॉपिक आपका, मतलब ये लाइन इन्होंने गलत बोल दिया है, गलत है। और एक चीज़ आप ये जानिए, दूसरे में कह रहे हैं कि ये ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाते हैं। तो भैया बात तो ये सही कह रहे हैं, कहने का मतलब ये बात इनकी सही है। तो बताइए आर गलत, ए गलत, आर सही कहाँ पे है, ए गलत और आर सही डी में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो ये रहा प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जिन भी बच्चों को किसी क्वेश्चन में कोई समस्या होगी तो एक बार आप वीडियो पीछे करके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और रही बात जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिनको टॉपिक से थोड़ा दिक्कत होती है, घबराहट होती है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, एक एक टॉपिक पर डिटेल वीडियो मैं लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो इसके आगे का जो है क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा। प्यारे बच्चों इसी के साथ एक काम और करना है आपको। देखिए आप कोई कंपटीशन में नहीं बैठ रहे हैं कि दूसरा बच्चा आपसे आगे चला जाएगा, तो इसीलिए अपने साथ साथ सबका कल्याण करना है। तो ऐसे बच्चे जो आपके दोस्त हैं, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन तक भी पहुँचे, वो भी देखें, उनका भी कल्याण हो। और आपके द्वारा अगर किसी का कल्याण हो रहा है और साथ ही साथ हमारा भी कल्याण हो रहा है, तो ये इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो आप समझ गए होंगे, इसको लाइक और शेयर भी करना है, और कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट में भी बताना है। तो इसी के साथ जय हिंद, फिर आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं।